लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी खराब प्रदर्शन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ अब एक्शन में आ गए हैं। यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर सीएम योगी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। लखनऊ में आज थोड़ी देर में यह बैठक शुरू होगी। मीटिंग के लिए मंत्रियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी ने सभी मंत्रियों को लखनऊ बुलाया है। इस मीटिंग में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन पर चर्चा होगी, साथ ही मंत्रियों के विभागों की भी समीक्षा की जाएगी। तो सीएम योगी ने बाकायदा यह कैबिनेट की बैठक बुलाई है और उसका एजेंडा यही नजर आ रहा है। संजय त्रिपाठी के पास मैं आपको लिए चलता हूं। उत्तर प्रदेश से आने वाली हर खबर पर पैनी नजर बनाकर रखते हैं मेरे सहयोगी। संजय, जरा यह बताइए कि इस बैठक का एजेंडा पूरी तरीके से साफ है। बीजेपी का जो प्रदर्शन रहा उत्तर प्रदेश में, उसी पर चर्चा होनी है। तीन प्रमुख एजेंडे हैं अखिलेश। पहला तो ये है कि जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपनी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी, जो अपेक्षाकृत सीटें थी वो नहीं मिली, तो उसकी हार की एक तो समीक्षा की जानी है, क्योंकि कई मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी उनके क्षेत्रों में और वो सारी की सारी सीटें हार गए। तो पहला मुद्दा तो यही है कि हार की समीक्षा की जानी है। दूसरा, जिन मुद्दों पर सरकार हारी है उन मुद्दों पर बात करेंगे। और दयाशंकर सिंह परिवहन मंत्री आए हुए हैं, क्या रहेगा दयाशंकर भाई आज कैबिनेट की बैठक में? बहुत दिनों के बाद, चुनाव के बाद पहली बैठक हो रही है। चुनाव के भी बारे में चर्चा होगी और बाकी विभागीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण में जाने की तैयारी भी है मंत्रिपरिषद पूरा, तो उसको ले जाने के बाबत भी बात होगी। अब ये तो जिसको आमंत्रण होगा, पार्टी जो निर्णय करेगी उसके आधार पर होगा कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। तो संगठन में लगातार काम करते रहे, क्या लगता है जो प्रत्याशित हार हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये भ्रामक जो प्रचार किया गया संविधान के बारे में, हम समझते हैं यही मुख्य कारण है और कुछ नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दयाशंकर सिंह है, कैबिनेट की बैठक में जा रहे हैं। और हार की, जैसा मैंने अखिलेश आपको बताया कि पहला तो वजह यही है कि हार की कारणों की समीक्षा की जाएगी। कई सारे जो मंत्री मैदान में उतरे हुए थे और जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे वो दावे पूरे नहीं हो सके हैं, तो उसकी वजह क्या थी। इसके अलावा ये भी खबर आ रही है कि अलग साहब क्या कहेंगे, मुरादाबाद की हार हुई, आप मुरादाबाद से मंत्री? मैं रामपुर से हूँ। रामपुर से हैं, रामपुर भी हारे हैं। हाँ। क्या कहेंगे हार के कारण क्या है? हार का कारण हमारा रामपुर में आप जानते ही हो कि किस तरह से आबादी है। वहाँ पे 55% मुस्लिम्स है और फिर भी बहुत अच्छा है। मुस्लिमों के हित में तो आप लोग बहुत काम कर रहे हैं। आपने कहा पसमानदा सम्मेलन, सूफी सम्मेलन, तमाम कवायतें हुई, इनका असर नहीं हुआ? भी बहुत अच्छा कैंडिडेट हमारा लड़ा है और बहुत कम मार्जिन से हम लोग हारे हैं और पहले भी हम जीते थे और आगे भी जीतेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बलदेव सिंह औलख हैं जो बता रहे हैं कि रामपुर की सीट इसलिए हारे क्योंकि मुस्लिमों की बहुतायत है। जितिन प्रसाद जी, क्या कहेंगे, आप जीत गए पीलीभीत से, पहले बता दें। जितिन प्रसाद हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में PWD मंत्री हैं, अभी पीलीभीत लोकसभा से चुनाव लड़े थे, विजयश्री प्राप्त हुई है, जवाब नहीं दे रहे हैं। तो अखिलेश, फिर से एक बार उसी बात पर आता हूं कि पहला कारण हार की समीक्षा है। दूसरा कारण जिन वजहों से हार हुई है, जो मुद्दे चुनाव में थे, जिनमें पेपर लीक का मुद्दा अहम था, जिनमें भर्ती परीक्षाओं का, भर्तियों का, रोजगार का मुद्दा अहम था, उस पर बात की जानी। और तीसरा मुद्दा जो खबर सूत्रों के हवाले से आ रही कि मोदी सरकार का जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम है उसमें उत्तर प्रदेश की पूरी मंत्रिपरिषद के मौजूद रहने की उम्मीद है। तो संभवतः उसकी तैयारियों पर भी मंथन किया जाएगा कि आखिरकार ये मंत्रिपरिषद कैसे वहाँ पहुँचेगा। तो ये सारे विषय रहेंगे जिन पर लगातार मंथन किया जाएगा। लगभग सभी कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री आ चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी ही देर में पहुंचेंगे और ये कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। अखिलेश, संजय, आप बिल्कुल उसी जगह पर खड़े हैं जहां से तमाम ये मंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं, जा रहे हैं। आप उन्हें पकड़ कर उनसे बात भी कर रहे हैं। जरा मुझे यह भी बताइए, क्या इनके कामकाज की भी समीक्षा हो सकती है? क्या इस बाबत भी कुछ अंदर खाने से पता चल रहा है? बिल्कुल समीक्षा बैठक ही अखिलेश, इसमें विभागों के कामकाज की समीक्षा तो होगी। इनके जो विभागों से काम चल रहे थे उनको लेकर बात होगी और ये भी बात होगी कि आखिरकार अगर चुनाव के मैदान पर उतरे थे, जयवीर सिंह उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री हैं, मैनपुरी से चुनाव लड़े थे लेकिन बहुत ही अंतर से डिम्पल यादव से हारे हैं। इसके अलावा सरकार के कई सारे और दूसरे मंत्री भी चुनाव हारे हैं। तो आखिरकार क्यों ये नहीं हो पाया कि जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य था कि अब की बार 80
की 80 सीटें जीतेंगे तो वो सीटें क्यों हारे। उत्तर प्रदेश सरकार में कई मंत्री, दयाशंकर सिंह अभी बता रहे थे कि जो दलितों के बीच में, जो पिछड़ी जातियों के बीच में ये भ्रम फैलाया गया कि आरक्षण में बदलाव कर देंगे, अगर 400 पार आता है, संविधान में बदलाव कर देंगे, तो आखिरकार ये भ्रम उत्तर प्रदेश सरकार के कई कद्दावर, कई बड़े कद के मंत्री आखिरकार क्यों दूर नहीं कर पाए। इन सबकी भी समीक्षा होगी। और चूंकि कई मंत्री सांसद बन गए हैं तो उनका जो महकमा है वो खाली होगा, तो आगे किनके लिए रास्ते खुलेंगे, इस सब पर बात होनी है। बड़ी जानकारी, शपथ ग्रहण से पहले नरेंद्र मोदी राजघाट जाएंगे। प्रधानमंत्री पद की शपथ वो लें, उससे पहले राजघाट जाएंगे। महात्मा गांधी की जहां पर समाधि है वहां पर वो पहुंचेंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। शपथ ग्रहण से पहले प्रधानमंत्री के वहां जाने का कार्यक्रम है। तीसरी बार वो प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। कल शाम 7:15 बजे यह कार्यक्रम रखा गया है, जिसका वक्त निर्धारित किया गया है शाम में शपथ ग्रहण का। और उससे पहले खबर यह आ रही है कि महात्मा गांधी की समाधि स्थल पर यानी राजघाट जाने वाले हैं नरेंद्र मोदी। ये एक बड़ा अपडेट, एक बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा दें। शपथ ग्रहण के बाद वो काशी भी जाएंगे, अपना जो उनका संसदीय क्षेत्र है, लेकिन उससे पहले का जो उनका कार्यक्रम है उस बाबत भी अब जानकारियां धीरे धीरे निकलकर सामने आ रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह जिसके साक्षी कई राष्ट्राध्यक्ष बनने वाले हैं, अलग अलग देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भी आने वाले हैं इस कार्यक्रम में। और इसी खबर पर वीरेश पांडे से कुछ और जानकारी मैं लेना चाहूंगा। वीरेश, राजघाट भी जाने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री मोदी का? नीरज पांडे, माफ करिएगा नीरज। अखिलेश, बिल्कुल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को 7:30 बजे शपथ लेंगे, लेकिन शपथ से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट जाएंगे, जहां बापू की समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके अलावा अटल जी की समाधि पे भी जा सकते हैं और उसके बाद वापस आएंगे और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, शपथ लेंगे। लेकिन अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि कल नरेंद्र मोदी शपथ लेने से पहले राजघाट जाएंगे, जहां पर बापू की समाधि पर थोड़ी देर के लिए ध्यान साधना करेंगे। बिल्कुल, तो बापू की समाधि पर ध्यान साधना भी करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। कल शपथ जो लेंगे उससे पहले का उनका यह कार्यक्रम पता चल रहा है। तो अभी की बड़ी खबर एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, शपथ ग्रहण समारोह शाम 7 बजे है और शाम 7:15 बजे, और उससे पहले समाधि स्थल जो है बापू की यानी राजघाट, वहां पर जाने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का। तो विधिवत जो औपचारिकताएं जो तमाम होती हैं सरकार बनाने की, वो अब लगभग पूरी हो चुकी हैं। तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं और उससे पहले लगातार हलचल, चाहे वो बीजेपी का खेमा हो, कांग्रेस का खेमा हो, विपक्षी दलों का खेमा हो। कुछ ही देर में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक शुरू होने वाली है। CWC की यह बैठक होगी, यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के लिए सोनिया गांधी पहुंच गई हैं। तो कांग्रेस कार्य समिति की जो बैठक है उसमें कुछ अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम लोग इस बैठक का हिस्सा होने वाले हैं। कुछ ही देर में यह बैठक शुरू होगी और हमारी नजर इस बैठक पर बनी हुई है, यहां से क्या बड़ी खबर निकलकर सामने आती है। कुछ अहम निर्णय लिए जा सकते हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी हो, तमाम लोग इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। सोनिया गांधी भी इस बैठक का हिस्सा होंगी और जिस तरीके के नतीजे इस बार आए हैं कांग्रेस के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक हैं। भले ही कांग्रेस सरकार ना बना पा रही हो, लेकिन उसकी सीटें बढ़ी हैं और ऐसे में फ्रंट फुट पर कांग्रेस नजर आ रही है। अपनी इस हार को भी जीत के तौर पर कांग्रेस देख रही है। आज CWC की बैठक में क्या कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे, इस पर हमारी निगाह भी बनी हुई है और ये तस्वीरें भी आनी शुरू हो चुकी हैं। तस्वीरों में आपने देखा किस तरीके से तमाम कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं इस CWC की बैठक का हिस्सा बनने के लिए पहुंच चुके हैं। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग होगी, क्या उसमें कुछ बड़ा फैसला लिया जाएगा? इस बार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष क्या राहुल गांधी होंगे, इस पर भी निगाहें बनी हुई हैं। क्या इसको लेकर भी किसी तरीके की कोई चर्चा होगी? और ये देखिए, आप सामने जो तस्वीर है आप देख सकते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनकी दाहिनी तरफ राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, KC वेणुगोपाल दिख रहे हैं और सोनिया गांधी को भी आप देख सकते हैं, साफ यहां पर इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं। तमाम जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन उनके मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा, इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। मंत्री पद पर जीतन राम मांझी का एक बयान सामने आ गया है कि मौका मिलेगा तो मंत्री जरूर बनेंगे, यानी अपनी चाहत उन्होंने जाहिर कर दी। मुझे PM मोदी के फोन का इंतजार है, यह कह रहे हैं जीतन राम मांझी। काम से कभी पीछे नहीं भागे।
जीतन राम मांझी जो कि अपनी पार्टी से एकमात्र सांसद गया से चुने गए हैं और अब वो कह रहे हैं कि काम से कभी पीछे नहीं भागेंगे और मौका मिला यानी मोदी के फोन का इंतजार कर रहा हूं, ये भी कह रहे हैं वो। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी क्या केंद्र में मंत्री बनेंगे, ये सवाल सबसे बड़ा है और सीधे जीतन राम मांझी जी से ही जान लेते हैं। क्या प्रधानमंत्री के कॉल का इंतजार है मंत्री पद के शपथ लेने के लिए? एक प्रधानमंत्री के अलावा कोई नहीं जानता है कि कौन मंत्री बनेगा, इसलिए हम तो बहुत अदना चीज़ हैं, इसलिए हम अपने बारे में तो कह नहीं सकते हैं कि क्या होगा। हाँ, ये ज़रूर जानते हैं कि जब कभी मुलाकात होती है, जब कभी बात होती है तो बहुत आत्मीयता से, बहुत हमको प्रेम दर्शाते हैं। बस हम इतने ही से काफ़ी संतुष्ट हैं। अगर ऑफर मिला तो क्या मंत्री पद संभालेंगे? वो तो हम गरीबों का एक कर्तव्य होता है, वो अपने काम से कभी भागता नहीं है, ईमानदारी से करता है। कल हमने कहा था, दशरथ मांझी का नाम लिया था, पर्वतपुर दशरथ मांझी का, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और ऐसा उन्होंने किया। उसी वंशज के नाम हैं, काम से हम लोग भागते नहीं हैं। रही बात काम मिले तो काम के लिए बहुत हम लोग ललायत भी नहीं होते हैं, काम मिलेगा तो काम किया जाएगा। मांझी जी, आप मुख्यमंत्री के तौर पर भी काफ़ी आपने काम किया था, काफ़ी चर्चा आपकी रही थी। आपको लगता है कि बिहार को इस मौके पर चूकना नहीं चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके अच्छे मंत्रालय, जिससे कि बिहार को काम करने में आसानी हो, आगे ले जाने में आसानी हो? देखिए, हम अपने को बड़े नेता नहीं मानते हैं, हम एक छोटे मछली के रूप में हैं, छोटे समाज के हैं। हम अपने समाज की भलाई की बात बोलते हैं जो आज तक बहुत कम लोग ने सोचा है, जिसके चलते आज हमारे समाज हाशिया पर है। रही बात बिहार का, तो बिहार के लिए सोचने वाले बहुत लोग हैं। हाँ, हमको मौका मिला था कुछ दिन तो बिहार की भलाई के लिए जो हमने सोचा था, हम समझते हैं अभी अपूर्ण है, और वो सपना अगर पूरा हो तो बहुत अच्छी बात है। नीतीश कुमार महानायक के रूप में उभरे हैं बिहार का, जो सेवा कर रहे हैं बिहार का, बहुत अद्वितीय सेवा कर रहे हैं। शायद बिहार को उनके चलते कुछ अच्छी चीज़ मिल जाए तो हम भी अच्छा मानेंगे, बिहार का भविष्य अच्छा हो, ये हम भी कामना करेंगे। एक ओर प्रधानमंत्री मोदी की शपथ की तैयारी हो रही है, काउंटडाउन ऑन है, तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन चुनाव में शानदार प्रदर्शन के लिए अपनी पीठ थपथपा रहा है। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय जब लखनऊ पहुंचे, जोरदार स्वागत हुआ। उन्होंने भी जोरदार तरीके से प्रधानमंत्री मोदी समेत पूरी बीजेपी पर वार किया है। अजय राय जी, बनारस के रिजल्ट पे क्या कहेंगे? निश्चित बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद, काशी की जनता का आशीर्वाद और मोदी की नैतिक हार है ये। तो इतना कम वोट क्यों मिला प्रधानमंत्री को? अब ये प्रधानमंत्री से पूछिए कि जो उन्होंने 10 साल में कहा 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, कई हजार करोड़ रुपया खर्चा कर दिया, पर उसका रिजल्ट ये आया कि जनता ने उनको नकार दिया और मोदी की नैतिक हार है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस के लोगों की ये नैतिक जीत है। यूपी में इतनी बुरी पोजीशन जो भाजपा की हुई है, योगी सरकार की हुई है, इस पर क्या कहेंगे? इसमें बुरी तरीके से ये लोग केवल और केवल मोदी ने जो बड़ी बड़ी बात बोली थी, योगी ने जो बड़ी बड़ी बात बोली थी और केवल घुमाकर बात किया था। और मैं बनारस की बात करूंगा, वहां पर पूरा मोदी ने गुजरातीकरण किया, सारे गुजरातियों को लाके ठेके दिए, सारा काम दिया। काशी की जनता ने नकारा और प्रदेश की जनता ने नकारा। जब नकार दिया तो आपकी आखिरी मांग क्या है इन लोगों से, यूपी सरकार से, योगी सरकार से, भाजपा से? देखिए, आखिरी मांग है कि सबसे बड़ा काम केंद्र की सरकार से मैं कहूंगा, आप शपथ लेने जा रहे हैं, महंगाई को कम करिए, बेरोजगारी दूर करिए, अग्निपथ योजना समाप्त करिए, नौजवानों को जो काम चाहिए वो काम दीजिए। जनता ने इन पे भरोसा क्यों नहीं किया? जनता ने इसलिए, हार का कारण क्या? कारण ये है कि केवल झूठी बात और केवल एक इवेंट मैनेजमेंट की सरकार, इवेंट मैनेजमेंट का ये भाजपा है, जनता ने नकार दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अजय राय बहुत ही उत्साहित कह रहे हैं कि ये हमारी जीत है और भारतीय जनता पार्टी की नैतिक हार है। कैमरामैन हरिओम के साथ वीरेश पांडे, लखनऊ।
अजय राय, वैसे तो चुनाव हार गए हैं, लेकिन लगातार जो मैं भी कह रहा हूं कि कांग्रेस अपनी इस हार को भी जीत के तौर पर देख रही है, चूंकि उसकी सीटें बढ़ गई हैं, इससे बहुत ज्यादा कांग्रेस के लोग उत्साहित हैं। तो नरेंद्र मोदी कल शपथ लेने वाले हैं तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर। मोदी 3.0 के कैबिनेट में शामिल होने वाले महाराष्ट्र के संभावित नाम भी अब सामने आ गए हैं। बीजेपी से पीयूष गोयल से लेकर नितिन गडकरी का नाम पक्का माना जा रहा है। इसके अलावा नारायण राणे को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। शिवसेना के कोटे से संदीपान भुमरे या प्रताप राव जाधव को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा एनसीपी से प्रफुल्ल पटेल या सुनील तटकरे को जगह मिल सकती है। तो तमाम जो नाम हैं जिनको लेकर चर्चाएं हो रही हैं, वो अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। मृत्युंजय हमारे सहयोगी इसी खबर पर और विस्तार से आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। मृत्युंजय, और क्या पता चल पा रहा है महाराष्ट्र कोटे से कौन कौन मंत्री बन सकता है? जी देखिए, महाराष्ट्र के कोटे से अगर बात करें तो दो बातें स्पष्ट हो रही हैं। एक तो ये कि जो भी घटक दल है उन सबकी सहभागिता होगी, यानी उन सभी घटक दलों के मंत्री होंगे इस कैबिनेट में। तो अगर हम बात करें भाजपा की 3 बड़े नेताओं की जो इस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, उसमें पीयूष गोयल का नाम है, नारायण राणे का नाम है और नितिन गडकरी जो कि पिछले सरकार के वन ऑफ द मोस्ट परफॉर्मिंग मंत्री रहे हैं, ये 3 लोगों का नाम रहेगा। और शिवसेना की अगर बात करें, शिवसेना शिंदे गुट की, तो उसमें संदीपान भुमरे, चूंकि ये सबसे वरिष्ठ नेता है शिवसेना शिंदे गुट के और सांसद चुने गए हैं औरंगाबाद से, संभाजीनगर लोकसभा सीट से, या और दूसरे विकल्प हैं प्रताप राव जाधव, ये भी एक वरिष्ठ नेता है और शिंदे गुट में एकनाथ शिंदे के बेहद करीबी नेताओं में से एक है। इन दोनों में से किसी एक का नाम हो सकता है। और एक और जानकारी है कि शिवसेना को एक राज्य मंत्री पद का भी दर्जा मिल सकता है। बात करते हैं एनसीपी अजीत पवार गुट की, तो इसमें प्रफुल्ल पटेल या सुनील तटकरे, इन दोनों में से किसी एक को मंत्री पद मिलेगा, कोई एक मंत्री पद की शपथ लेगा। इस प्रकार से हर सहयोगी दल घटक दल की एक एक भागीदारी होगी। महाराष्ट्र से जो प्रमुख नाम निकल कर आए हैं, इसमें यही नाम निकल कर आए हैं। बीजेपी के 3 बड़े नाम इसमें शामिल हैं, पीयूष गोयल, नारायण राणे और नितिन गडकरी। आरपीआई के नेता आरपीआई के जो आठवले के अध्यक्ष हैं रामदास आठवले, उन्होंने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने ये कहा कि दलित आदिवासियों का नेतृत्व करता हूं, मुझ पर कोई अन्याय नहीं होगा। मंत्री पद नहीं मिला तो भी एनडीए के साथ, ये कह रहे हैं रामदास आठवले। एबीपी न्यूज से खास बातचीत उन्होंने की। उनका कहना था कि दलित आदिवासियों का मैं नेतृत्व करता हूं। महाराष्ट्र में एक ऐसी पार्टी है जिनका एक राज्यसभा सांसद है, वो ही खुद पार्टी के नेता है, अध्यक्ष है। सत्ता किसकी भी हो, उनका पत्ता हमेशा चलते आ रहा है और वो हमेशा अपनी कविताओं की पंक्तियों से हमेशा प्रसिद्ध रहते हैं। हम बात कर रहे हैं रामदास आठवले जी की, उनसे बातचीत करके जान लेंगे क्या आने वाले दिनों में फिर एक बार कैबिनेट की शपथ लेंगे क्या। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, एबीपी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने जाके राष्ट्रपति भवन में जाके एनडीए को समर्थन दिया है, लेकिन अब चर्चा ये शुरू है देश भर में कि फिर एक बार रामदास आठवले मंत्री होते हुए दिखाई देंगे क्या? मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जरूर मेरे बारे में विचार करेंगे और मुझे जो जिम्मेदारी देगी वो निभाने का काम मैं करता रहूँगा। और मेरे दलित है, आदिवासी है, ओबीसी है, गरीब समाज के लोग हैं, अम्बेडकराइट लोग हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं या माइनॉरिटी के लोग हैं, सब लोगों के लिए मैं काम करता रहूँगा और मैं काम करते आया हूँ। मैंने मोदी जी को बताया है, जब मैंने उनको पुष्पगुच्छ दिया तब मैंने उनको बताया है कि आप में बहुत ही है दम, आप में बहुत ही है दम, इसलिए आपके साथ है हम। आपके संबंध है वो महाराष्ट्र में क्या देश भर में सभी के साथ अच्छे संबंध है। अगर ऐसा कोई होता है कि अगर आपको मंत्री पद नहीं दिया जाता है तो क्या कोई आप दूसरी लाइन पकड़ेंगे, क्योंकि आपके महाराष्ट्र में भी अच्छे संबंध है, संजय राउत हो, शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, आपने इनके साथ भी काम किया। मैंने तो मोदी जी के लिए किया है साइन, मैंने तो मोदी जी के प्रधानमंत्री पद के लिए की है साइन, फिर मैं कैसा बदलूंगा मेरी लाइन? तो मतलब मैं मेरी लाइन बदलने वाला नहीं हूँ। मंत्री पद तो मिलेगा ऐसा मुझे विश्वास है, नहीं भी मिलेगा तो भी मैं इंडिया के लिए काम करता रहूँगा। एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैं काम करता रहूँगा। इसमें कोई मंत्री पद से मतलब मंत्री पद नहीं मिलेगा तो मैं इंडिया छोड़ूंगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इंडिया के साथ रहूँगा, मोदी जी के साथ रहूँगा और मैं समाज का, गरीबों का काम करता रहूँगा। चलो, आपको बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं भी आपके अगले करियर के लिए, और हम आशा करते हैं कि आप मंत्री पद में रहेंगे और हम फिर एक बार आपकी मुलाकात करने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
तो ये थे रामदास जी आठवले ने कहा है कि आने वाले दिनों में वो मंत्रिमंडल विस्तार में रहेंगे क्योंकि मोदी जी के उनके साथ है, उन्होंने काम किया है, उन्होंने कहा है कि मोदी जी में है दम, इसके लिए उनके साथ है हम। तो देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में रामदास आठवले जी कौन सी शपथ लेते हैं। कैमरा पर्सन प्रशांत माने के साथ वैभव परब, एबीपी न्यूज, न्यू दिल्ली। पृथ्वीराज चौहान क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। दरअसल एनडीए में एकजुटता का राग अलापा जा रहा है, तो इंडिया गठबंधन की ओर से मोदी सरकार के तीसरे टर्म को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। एबीपी न्यूज से महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान की खास बातचीत देखिए। सर, एनडीए की गवर्नमेंट बनने जा रही है, टीडीपी और नीतीश कुमार ने खुद प्रस्तावक होकर समर्थन किया है, तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं। किस तरह से देखते हैं जो गठबंधन की सरकार अब बनने जा रही है? देखिए, एक सबसे बड़ी बात है कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया है, जैसे 14 और 19 में दिया था। तो ये नरेंद्र मोदी की पर्सनल नैतिक हार है, लेकिन वो सत्ता में रहना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते तो उनकी वो कर सकते हैं। तो अब शायद उनको नेता चुना गया है, शपथ लेंगे। हमारी उनको शुभकामनाएं, देश की जनता की सेवा करें, लेकिन हम एक प्रभावी विपक्षी ओर से काम करते रहेंगे। नीतीश कुमार आप ही के साथ रह चुके हैं, इंडिया की संकल्पना भी उन्होंने दी थी। किस तरह से देखते हैं उनके पूरे पॉलिटिकल करियर को, और अब गठबंधन में है वो? देखिए, गठबंधन सरकार चलाना बहुत मुश्किल होता है। पिछली 2 बार 14 और 19 में पूरे बहुमत की सरकार थी, वो चलाना आसान था। अब गठबंधन चलाने में कई समस्या होती है, अगर वो सुलझा सके तो अच्छी बात है। उनका हमारा शुभकामनाएं उनके लिए। शेयर मार्केट को लेकर एक बड़ा सवाल उठ रहा है, जिस प्रकार से एग्जिट पोल आए थे उसके बाद सवाल उठाया जा रहा है। राहुल जी ने भी सवाल उठाए। देखिए, राहुल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी तरह से आरोप किए है। हमारी मांग है कि एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने। बस जिस प्रकार से शेयर बाजार में एग्जिट पोल के बाद उछाल आया था और फिर शेयर बाजार में गिरावट आई, ऐसे पर मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, और इसी जांच की मांग कांग्रेस कर रही है। और कहीं ना कहीं ये भी कहा कि 2014 और 2019 वाली स्थिति अब 2024 में नहीं है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गठबंधन सरकार चलानी है, लेकिन उनकी तरफ से शुभकामनाएं दी गई हैं। कैमरामैन कृष्णा खापरे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की बैठक भी चल रही है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की। मणिकम टैगोर से एबीपी न्यूज ने बातचीत की है, वो क्या कह रहे हैं सुनिए। मेरे साथ मणिकम टैगोर जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और तीसरी बार सांसद बने हैं। मणिकम जी, ये नतीजा ऐसा है कि विपक्ष में बैठने के बाद भी आप लोगों के चेहरे खिले हुए हैं, टैली डबल हो गई है, 50 लगभग से अब लगभग 100 हो गए हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठक में क्या होगा, और शाम को जो सीपीपी की मीटिंग होगी, कांग्रेस संसदीय दल की बैठक, उसमें क्या होगा? सीडब्ल्यूसी कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन का बहुत बड़ा जीत है, और मोदी जी का 303 से 240 में पहुंचना, लोगों का मन का मोदी जी सुन नहीं रहे हैं, और मोदी जी का हार है ये। उसका बाद भी मोदी जी बन के रहना चाह रहे हैं, और नायडू जी और नीतीश जी का साथ मिलके वो सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन साथ है, और कांग्रेस पार्टी का वर्किंग कमेटी आज अभी मिल रही है। मिलके हम लोगों का रिजल्ट का बारे में, इलेक्शन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसका बारे में बात किया जाएगा। और कांग्रेस का सीपीपी मीटिंग में कांग्रेस पार्टी का लोकसभा लीडर का बारे में बात है, और लोकसभा लीडर कौन बनेंगे, वो अपोजिशन लीडर भी बनेंगे, और इंडिया का पूरी अपोजिशन लीडर्स का साथ लेके चलने वाला लीडर भी बनेंगे। और इसलिए हम लोगों का, सारे एमपीज का, इलेक्टेड कांग्रेस एमपीज का ये सोच है, राहुल गांधी जी इसके नेतृत्व लेना चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रूप में कांग्रेस पार्टी का इतना बड़ा जीत हुआ है, इंडिया गठबंधन का इतना बड़ा जीत हुआ है, इसलिए राहुल गांधी जी का फ्लोर में भी नेतृत्व लेना चाहिए। सोनिया जी एक बार फिर से सीपीपी चेयरपर्सन बनेंगी? सीपीपी का शाम को मीटिंग है, उसमें डिसाइड हो जाएगा। बट हम लोगों का एक ही मांग है, राहुल गांधी जी विपक्ष का नेता बनना चाहिए। एक आखिरी में, सीडब्ल्यूसी में क्या ये भी आप लोग मांग उठाएंगे कि सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए, इंडिया अलायंस को, एनडीए के दलों को अपने पाले में लाने की कोशिश करनी चाहिए, ये क्या मांग आप लोग रखेंगे? इंडिया अलायंस का मीटिंग में ये माननीय खारगे साहब ने बहुत क्लियरली बोल चुके हैं, वक्त आएगा, वक्त के लिए वेट करेंगे। सियासी गलियारे में जबरदस्त हलचल है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन उनके कैबिनेट में कौन कौन होगा, इसे लेकर कयासों का बाजार गर्म है। अभी एक अपडेट मैं आपको दे दूं, प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे अमित शाह और जेपी नड्डा। पीएम आवास के लिए निकले हैं दोनों नेता। दरअसल कुछ देर पहले जेपी नड्डा अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे थे, और अब ये दोनों नेता मिलने जा रहे हैं प्रधानमंत्री से। इसी खबर पर नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं कुछ और जानकारी के साथ। नीरज,
कल जेपी नड्डा की मुलाकात हुई, घटक दल के तमाम नेताओं के साथ लंबी चर्चा हुई, तब भी आप वहां से ग्राउंड जीरो से खबर पहुंचा रहे थे दर्शकों तक। आज जेपी नड्डा पहुंचे अमित शाह से मिलने, अब दोनों मिलकर जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी से मिलने। क्या कोई सूची तैयार हो गई है? देखिए, निश्चित रूप में सूची तैयार अगर नहीं भी हुई तो सूची तैयार हो जाएगी अखिलेश। दरअसल ये मीटिंग जो होने जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच में, इस मीटिंग का पर्पज यही है कि कल की जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा उसमें कौन कौन शपथ लेगा, जो सहयोगी दल हैं उनका क्या स्टेक रहेगा, उनकी तरफ से कौन मंत्री आएगा, इन सारे विषयों पर यह बैठक होने वाली है। तो निश्चित रूप में कल तक जो एक्सरसाइज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की है उस एक्सरसाइज को पर फाइनल मुहर लगाने के लिए ये बैठक प्रधानमंत्री आवास पर शुरू होने जा रही है। और इस बैठक के बाद ये तय हो जाएगा कि कौन कौन मंत्री बनेगा। और ये भी तय है कि आज के जो एक्सरसाइज के बाद, आज फाइनल मुहर लगने के बाद देर रात से या कल सुबह से सबको फ़ोन जाना शुरू हो जाएगा, सबको बुलाना शुरू हो जाएगा। और जो मंत्री बनेंगे कल सुबह मुझे लगता है कि 10 बजे प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री के साथ चाय पीने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। क्योंकि अक्सर हमेशा की ये परंपरा रही है कि जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, जब भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम होता है, उस समय उससे ठीक पहले उस दिन सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभावित मंत्रियों के साथ चाय पर चर्चा करते हैं, चाय पर उनको बुलाते हैं, उनको आमंत्रित करते हैं, उनके साथ चाय पीते हैं। तो चूंकि अब समय बहुत थोड़ा बचा है, कल ही शपथ ग्रहण होना है, कल शाम को 7:15 बजे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। ऐसे में आज सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और अब तक का जो पीएम नरेंद्र मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो यही रहा है। हाँ, एक बात बताइए, चूंकि आप वहां से लगातार खबरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, पिछले 2 कार्यकाल में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे तो ज्यादातर जो बड़े मंत्रालय थे वो बीजेपी के पास ही रहे, बीजेपी के कोटे में। इस बार घटक दल बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं, उन्हीं की सहयोग से ये सरकार चलेगी। तो कुछ ऐसे बड़े मंत्रालय क्या सहयोगियों के पास जा सकते हैं? निश्चित रूप में 2 बहुत महत्वपूर्ण घटक दल हैं, जेडीयू और टीडीपी। ये दोनों का स्टेक बड़ा है और केंद्र की सरकार में इन दोनों का स्टेक अच्छा रहने वाला है। तो निश्चित रूप में सरकार में वो जब शामिल होंगे तो उनको कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां, महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए जा सकते हैं। लेकिन जैसा कि इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए कि दोनों दलों के बड़े नेताओं ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि नरेंद्र मोदी के हिसाब से ही हम चलने वाले हैं, वो जो चाहेंगे वो हम करेंगे, हमारा पूरा सहयोग उनको होगा। तो वो लोग भी ये बात जानते हैं कि हमें नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर सरकार चलानी है, उनका क्या हमारे प्रति रहता है, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, क्योंकि सरकार में आपस में जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रही है। एबीपी न्यूज़ पर अब हम शपथ ग्रहण समारोह का जो निमंत्रण पत्र है वो दिखाने जा रहे हैं आपको। तो शपथ ग्रहण समारोह जो कि कल शाम 7:15 बजे होना है, उसका निमंत्रण पत्र भी सामने आ चुका है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं तस्वीर जो सामने आ गई है, निमंत्रण पत्र जो जारी किया गया है उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाने वाले हैं। ये आप देख रहे हैं मुहर के साथ, भारत सरकार के मुहर के साथ ये निमंत्रण पत्र, और कौन कौन लोग इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे इस पर सबकी निगाहें हैं। खबर यह है कि कुछ राष्ट्राध्यक्ष भी आने वाले हैं, अलग अलग देशों के जो राष्ट्र प्रमुख हैं उन्हें भी आमंत्रित किया गया है। तो कई खास लोग जो होंगे उस पर सबकी निगाहें रहेंगी कि कौन कौन ये जो 3.0 मोदी सरकार है इसमें शपथ ग्रहण समारोह का साक्षी बनेगा, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। कल शाम का वक्त मुकर्रर किया गया है इस समारोह के लिए और उसका जो निमंत्रण पत्र है वो भी सामने आ गया। उसकी तस्वीर इस वक्त एबीपी न्यूज़ पर आप देख सकते हैं। ये आप देखिए क्या उसमें लिखा हुआ है, आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। जो ये निमंत्रण पत्र छपा है उसके ऊपर आप देखिए क्या लिखा गया है। भारत के प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर जो आमंत्रण दिया गया उसकी ये चिट्ठी है, ये पत्र है।